नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका वीडियो गुरु की इस जियोग्राफी की क्लास में। और आज हम यहाँ पर जियोग्राफी की बात करेंगे और जियोग्राफी में एक टॉपिक है सोलर सिस्टम। उस सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को हम डिटेल में समझेंगे और प्लैनेट से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उस सोलर सिस्टम को जानने से पहले हमको थोड़ा सा ब्रह्मांड के बारे में जानकारी जरूर लेनी आवश्यक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सोलर सिस्टम जो है वो आपका पार्ट है यूनिवर्स का। एक बड़ा अगर आकार की बात करें तो वो ब्रह्मांड या यूनिवर्स हो गया, उसके अंदर सोलर सिस्टम भी है। याद रखिए, सोलर सिस्टम है तो मतलब ग्रह भी हैं, उपग्रह भी हैं, और इसके साथ में बहुत सारी आकाश गंगाएं यानी कि गैलेक्सीज भी बहुत सारी वहां पर हैं और बहुत सारे अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जीज भी वहां पर हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर ब्रह्मांड की बात करें तो पूरे ब्रह्मांड में हम कह सकते हैं द यूनिवर्स इज होल स्पेस विद स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर्स एंड एनर्जी। ये सारे की सारी चीजें इस ब्रह्मांड के अंदर हैं। उसी में हम लोग एक पार्ट को लेकर के बढ़ेंगे, चूंकि आपके सिलेबस में है सोलर सिस्टम, और वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चाहे आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दें या सीएचएस का एग्जाम दें या यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दें या कोई भी एग्जाम दें, अगर आप स्टेट लेवल पर भी किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एग्जाम देते हैं तो वहां पर भी आपका सोलर सिस्टम का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। चाहे वो किसी ग्रह के बारे में पूछा जाए या किसी उपग्रह के बारे में पूछा जाए, या हो सकता है उससे लिंक करके आकाश गंगा के बारे में भी यानी कि यूनिवर्स का भी सवाल वहां से लिंक करके बन सकता है। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले ब्रह्मांड एक बड़ा हो गया और उसके अंदर छोटे अगर हम बात करेंगे तो ग्रह यानी कि ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, ये सारी की सारी चीजें मिलाकर के हम लोग कहते हैं सोलर सिस्टम। समझ गया? मैंने दो तीन नए नाम लिए हैं। एक मैंने नाम लिया है यहां पर क्षुद्र ग्रह, ध्यान देंगे। एक हमने नाम लिया है यहां पर क्षुद्र ग्रह, एक नाम लिया है धूमकेतु और एक नाम लिया है उल्कापिंड। ये सारे के सारे पार्ट हैं किसके? सोलर सिस्टम के। इसके अलावा बहुत सारे स्टार्स भी हैं, किसमें? वो पूरे यूनिवर्स में आ जाएंगे, एनर्जीज भी यूनिवर्स में आ जाएंगी। ये सारी की सारी चीजें भी पार्ट हो जाएगा यूनिवर्स का, क्योंकि ये ऑलरेडी पार्ट किसका है? सोलर सिस्टम का, और सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? यूनिवर्स का। तो ये तो एक बेसिक जानकारी हो गई। अगर हम बात करें कि यूनिवर्स का जो स्टडीज है, अगर स्टडीज ऑफ यूनिवर्स कभी भी अगर आपसे पूछा जाए तो सीधा सा आंसर क्या होगा? यूनिवर्स का जो स्टडी है वो आपका कॉस्मोलॉजी कहलाता है। कई बार पूछा गया है एग्जाम में, द स्टडीज ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। याद रखेंगे, ब्रह्मांड विज्ञान। अगर हिंदी वाले ब्रह्मांड विज्ञान दिया गया हो तो आप लोग चौंकिएगा मत, वहां पर इंग्लिश वाला वर्जन जरूर देखना है, यानी कि आपको वहां पर कॉस्मोलॉजी के बारे में जरूर देखना है। अगर कॉस्मोलॉजी है तो आप लगा सकते हो। हालांकि जो क्वेश्चन पेपर होता है वो हमेशा इंग्लिश में ही बनता है, बाद में हिंदी में ट्रांसलेट होता है, और हिंदी में जिसने भी उसका ट्रांसलेशन किया है, इंग्लिश के एक वर्ड के हिंदी में बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो पेपर सेटर अपने अपने अनुसार रखते हैं। तो हमेशा जब आप फॉलो करोगे तो फॉलो करने में हमेशा इंग्लिश के क्वेश्चन को प्रेफर करते हुए आप आंसर करना है। ये बात हमारी हर सब्जेक्ट में आप लोग अप्लाई करोगे, क्योंकि इंग्लिश में ही क्वेश्चन बनता है, हिंदी में ट्रांसलेट होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे कॉस्मोलॉजी को देखिए, थोड़ा सा तोड़ करके हमने बताने की कोशिश की है आपको। बेसिकली जो कॉस्मोलॉजी है, ये कॉस्मोस, कॉस्मोस के मतलब होता है यूनिवर्स, और दूसरा होता है लोगोस, लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान किसके बराबर होता है? यूनिवर्स के अध्ययन, यानी कि यूनिवर्स का जो अध्ययन किया जाएगा वो आपका ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहलाएगा। अब हम ये जानते हैं इसकी उत्पत्ति किस सिद्धांत से मानी जाती है। एक बहुत बड़े खगोल विज्ञानी थे, उन खगोल विज्ञानी का नाम हम कह सकते हैं, एस्ट्रोनॉमर भी कहते हैं उनको, खगोल विज्ञानी भी हिंदी में बोला जाता है, और वो व्यक्ति थे जॉर्ज लेमेंथियर। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो व्यक्ति कौन थे? ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति का सिद्धांत देने वाले थे, उनका नाम था जॉर्ज लेमेंथियर। क्या नाम था? जॉर्ज लेमेंथियर। और ये जॉर्ज लेमेंथियर ने ही एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जॉर्ज लेमेंथियर ने सिद्धांत दिया, और उसी में
उन्होंने ब्रह्मांड को परिभाषित किया। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जैक्टली द ओरिजिन ऑफ कॉस्मोस या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स किसके द्वारा दी गई, गिवन बाय जॉर्ज लेमेंथियर, और जॉर्ज लेमेंथियर बिलोंग टू बेल्जियम। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि ब्रह्मांड के बारे में जो थ्योरी देने वाले व्यक्ति थे वो जॉर्ज लेमेंथियर थे। ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई आपकी कॉस्मोस की, हम कह सकते हैं, या यूनिवर्स की आपकी इंफॉर्मेशन हो गई। तो दो क्वेश्चन आपके निकल के आ सकते हैं। अगर कभी आपसे पूछा जाए स्टडीज ऑफ यूनिवर्स तो आपका आंसर क्या होगा, कॉस्मोलॉजी। अगर पूछा जाए कि किस प्रिंसिपल पर ये ओरिजिन यानी कि किस प्रिंसिपल पर बेस है तो आपका आंसर क्या होगा, बिग बैंग थ्योरी। अगर पूछा जाए बिग बैंग थ्योरी गिवन बाय तो आंसर क्या होगा, जॉर्ज लेमेंथियर। ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब हम देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, और वो पॉइंट ये कहता है लेमन अल्फा वॉल्व्स। लेमन अल्फा वॉल्व्स जो हैं, देयर आर लार्जेस्ट क्लस्टर्स ऑफ हेवली बॉडीज फाउंड इन द यूनिवर्स। यानी कि ये कुछ अल्फा वॉल्व्स हैं, ये भी आपके यूनिवर्स में पाए जाते हैं। ये आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है। अब नेक्स्ट आपका सीधे हम आते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि बेसिकली जो गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज इज आल्सो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ये भी एक यूनिवर्स का पार्ट है। तो यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सीधे सीधे लिखा हुआ है गैलेक्सी इज अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स, सीधा से लिखा हुआ है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि आखिरकार तारों का समूह क्या कहलाता है, तारों का समूह क्या कहलाता है, तो आपका आंसर सीधे आ जाएगा कि आकाश गंगा, यानी कि गैलेक्सी जो है वो ग्रुप ऑफ स्टार्स है, या कह सकते हैं कि एक तारों का समूह है जो वहां पर हम लोग गैलेक्सी की बात करते हैं। ठीक है भैया। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप लोग, जो यहां पर तारों का समूह है वो तो हो गया आपका गैलेक्सी। इसके बाद में गैसेस, याद रखिए जो गैसेस क्लाउड्स हैं, यानी कि जो गैसीय बादल हैं, और मुख्यतः जो हाइड्रोजन गैस होती है, कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, इसका भी संग्रह रहता है। याद रखिए, अगर हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ गैसेस क्लाउड्स, तो वहां पर भी ये आकाश गंगा में संग्रह है। और जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए के मतलब अगर हम बात करें, जो हमारे स्टार्स हैं और जो गैसेस हैं, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं जो आपका ये गुरुत्वाकर्षण है, इनके द्वारा ये आपस में जुड़े हुए माने जाते हैं। इन अ गैलेक्सी अगर हम बात करें तो हम लोग देखते हैं कि कुछ खगोलीय पिंड हैं। जी हां, कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जो एक केंद्रीय पिंड की तरफ घूमते रहते हैं। देखिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर अगर हम बात करें खगोलीय पिंड, तो जैसे हम सन की बात करें तो सारे लोग जानते हैं सन के चारों ओर बहुत सारे पिंड घूमते रहते हैं। यहां पर हम अभी सीधे प्लेनेट पर नहीं आएंगे, लेकिन यहां पर एक बात प्लेनेट की तरफ इंडिकेट करके की गई है, और एक कहा गया है इन अ गैलेक्सी द सम बॉडीज रोटेट अराउंड द सेंट्रल ऑब्जेक्ट। अराउंड द सेंट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, एक चीज मध्य में हो गई, और मध्य में हम सारे लोग जानते हैं कि सन होता है, और उसके चारों ओर सारे के सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। और जो भी ग्रह होगा, अगर उसका कोई उपग्रह है, सैटेलाइट है, चाहे वो नेचुरल सैटेलाइट है, चाहे वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, यानी कि प्राकृतिक है या आर्टिफिशियल है, तो वो हमेशा अपने ग्रह के साथ में ही चक्कर लगाएगा। यानी कि यहां पर एक थ्योरी निकल के आती है, हमको समझ में आती है कि एक चीज केंद्र में है और कुछ पिंड उसको केंद्र मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाने की कोशिश करते हैं। यह तो बात हो गई आपकी आकाशगंगा की, एक बेसिक बात हो गई। अब हम आकाशगंगा के बारे में एक नया पॉइंट जानते हैं। अगर कभी आपसे यह पूछ दिया जाए कि आकाशगंगा की संख्या कितनी है, तो यहां पर देखेंगे आप लोग 10 to power 11, याद रखिए, देखिए लिखा हुआ है 2 into 10 to power 11 दिया गया है। यह आकाशगंगा की बहुत संख्या है, जी हां, बहुत संख्या है। लेकिन अगर अर्थ के सबसे पास की आकाशगंगा पूछी जाए तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, एंड्रोमेडा। याद रखिएगा, एंड्रोमेडा जो है ये आपका अर्थ के सबसे नजदीक का आकाशगंगा माना जाता है। ठीक है, आकाशगंगा की संख्या बहुत सारी है, यानी कि कह सकते हैं देयर आर अबाउट 200 बिलियंस गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में। ईच गैलेक्सी हैज अप्रॉक्स 200 मिलियन स्टार्स।
इट मींस क्या हो गया कि प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग कितने तारों का समूह है? 200 अरब, बिलियंस की बात हो रही है, जी हां, 200 अरब तारों का समूह है। उसमें जो पृथ्वी के सबसे नजदीक की आकाशगंगा है उसको एंड्रोमेडा आकाशगंगा माना गया। इसी आकाशगंगा की इतनी सारी आकाशगंगाएं हैं, इन आकाशगंगाओं को आखिरकार एक स्ट्रक्चर वे में बहुत सारे खगोल विज्ञानियों ने डिवाइड किया है। तो हम देखते हैं कि आखिरकार स्ट्रक्चर वे में कैसे इनको डिवाइड किया है। तो ये देखिए एक स्ट्रक्चर दिया गया है और कहा गया है देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज। अभी हमने बात क्या की, कितनी हैं? सीधे सीधे आपने अभी देखा इतनी सारी आकाशगंगाएं हैं। जी हां, आकाशगंगा मतलब समझ गए ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। अभी आपने देखा 200 अरब, जी हां 200 अरब तारे हैं आकाशगंगाओं में। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक मोटा मोटी कह सकते हैं या मेन जो मुख्यतः है वो 3 टाइप्स की गैलेक्सीज बताई गई हैं। उनमें पहली आप देख सकते हैं दीर्घवृत्ताकार है, ये दीर्घवृत्ताकार है। दूसरी है स्पाइरल यानी कि सर्प के आकार के, जैसे सांप चलता है, सर्पिलाकार है। दूसरी इरेगुलर है, इरेगुलर का मतलब विषम आकार यानी कि इसका कोई आकार निश्चित नहीं है। तो कभी भी अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि आकाश गंगा जो है वो कितने प्रकार की है, तो आपका आंसर क्या होगा कि मेनली डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स का मतलब समझ गया ना, 3 तरीके की हो सकती है। एक भाग हो गया आपका दीर्घ प्रकार का, दूसरा भाग हो गया आपका सर्प के आकार का, और तीसरा भाग हो गया आपका विषम के आकार का। तो ये तो आकाशगंगा की एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास में पहुंच गई। अब हम बात करते हैं सीधे प्लेनेट पर। हमने अभी आपके सामने कहा कि बेसिकली ये प्लेनेट होते क्या हैं। अगर हम बात करेंगे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों को, क्षुद्र ग्रहों को, धूमकेतु को, उल्का पिंडों को और अन्य पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं? पूरे के पूरे हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। यह बात समझ गया सारे लोग? यानी कि प्लेनेट इज पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले यहां पर अगर आपको समझना है प्लेनेट, तो हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की। क्लियर यहां तक बात? अब हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की। तो एग्जैक्टली सोलर सिस्टम के मतलब हमने कह दिया कि एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है? ग्रुप ऑफ एस्टेरॉइड्स, ग्रुप ऑफ कॉमेट्स, अगर ग्रुप ऑफ मेटर्स यानी कि क्षुद्र ग्रह भी हैं, उल्का पिंड भी हैं, धूमकेतु भी हैं और बहुत सारे प्लैनेट्स भी हैं। ये सब मिलाकर के क्या कहलाते हैं? आपका प्लैनेट कहलाते हैं। तो प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? अब यहां पर अक्सर लोगों को यह समस्या होती है। हम एक थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करते हैं। हम मान लेते हैं यह सन है हमारा, ठीक है, यह सन है और सन के चारों ओर एक पथ पर सारे के सारे ग्रह जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जो भी प्लेनेट है, जो भी आपका प्लेनेट है, उसका जो रोटेशन रहेगा यानी कि जो सन की परिक्रमा करेगा, वो सन की परिक्रमा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ये बात समझ में आई सारे लोगों को कि जितने भी प्लेनेट हैं वो सबके सब एक दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार के मतलब समझ गए कि एक वृत्त है, उसको थोड़ा सा चपटे आकार में हो गया और वो कैसा हो गया? एक दीर्घ वृत्ताकार हो गया। और सारे के सारे खगोलीय पिंड यानी कि जो ग्रह हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और इनका जो मूवमेंट का जो है वो हमने क्या बताया? एंटी क्लॉकवाइज। याद रखिए, एंटी क्लॉकवाइज मींस ये हो गया कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। ये बात क्लियर सारे लोगों को यहां तक हो जानी चाहिए। लेकिन 2 ऐसे प्लेनेट हैं जो कि क्लॉकवाइज घूमते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे। 2 ऐसे प्लेनेट हैं जो क्लॉकवाइज बात करते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये बात क्लियर सारे लोगों को? यानी कि आपसे अगर कभी सवाल ये पूछा जाएगा कि जो ग्रह हैं वो किस तरफ घूमते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। केवल 2 ऐसे प्लेनेट हैं जो कि सूर्य के क्लॉकवाइज घूमते हैं
और वो है आपके वीनस और यूरेनस। याद रखिए, वीनस के मतलब हो गया शुक्र, और यहां पर हो गया आपका, अगर इसकी बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं अरुण। यानी कि वीनस और यूरेनस दो ऐसे आपके हैं जो कि क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं। तो ये बात एक बेसिक आपको समझ में आ गई होगी कि जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किस दिशा में चक्कर लगाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। केवल दो हैं जो क्लॉकवाइज लगाते हैं, वीनस और यूरेनस। यहां तक क्लियर? अब नया अगर आपसे पूछा जाए कि ये सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स को काउंट किया जाता है, तो यहां पर ध्यान देंगे, पहले थे 9, हटा दिया गया 1, तो अब बात हम कितने की करेंगे? 8 की। जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसने कितना माना है? अब एक नमा था जिसको हम लोग प्लूटो कहते थे। क्या कहते थे? प्लूटो। उसको बाहर कर दिया गया और तब से लेकर के ग्रहों का दर्जा कितने ग्रहों को मिल गया है? 8 ग्रहों का। हालांकि यह भी एक ग्रह है, बट प्लूटो इज अ डार्क प्लेनेट। डार्क प्लेनेट के मतलब एक बौने ग्रह के रूप में उसको घोषित कर दिया गया। यहां तक बात क्लियर? अब हम फिर से अपने फिगर पर आ जाते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये जो सन है, सन के चारों ओर सारे के सारे जो ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। अभी बात हमने बताई थी आपको, ठीक? अब 8 में से इनको डिवाइड कर दिया गया कि इंटीरियर प्लैनेट कौन कौन से होंगे। इंटीरियर के मतलब आंतरिक ग्रह। आउटर प्लैनेट कौन कौन से होंगे? आउटर के मतलब बाह्य ग्रह। तो यहां पर अब हम बात करेंगे आपके आंतरिक ग्रह और दूसरा हम बात करेंगे बाह्य ग्रह। क्लियर होना चाहिए सारे लोगों। मैं एक बार फिर से फास्ट रिवाइज किए दे रहा हूं। प्लैनेट कितने हो गए? 8, बट 9 थे, एक हटा दिया गया, किसको? प्लूटो को। क्लियर? उसको हटा करके एक डार्क प्लैनेट के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक? अब इन्हीं 8 ग्रहों के ऊपर बात हम कर रहे हैं इंटीरियर और आउटर। इंटीरियर का मतलब हम कह सकते हैं कि आंतरिक ग्रह, और आउटर के मतलब कह सकते हैं बाह्य ग्रह। तो इस आधार पर इन 8 ग्रहों को विभाजित किया गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है। अभी हमने बात की आपसे कि 2 कैटेगरी के, यानी कि हमने क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफिकेशन में हमने 2 टाइप के आपको बताए, एक आंतरिक ग्रह और दूसरे बाह्य ग्रह। यहां पर देख सकते हैं हम लोग कि इंटीरियर प्लैनेट कौन कौन से हैं। इंटीरियर या इनर प्लैनेट भी कह सकते हैं, इंटीरियर प्लैनेट भी कह सकते हैं। इनर प्लैनेट की अगर बात करें तो इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं, रॉकी प्लैनेट भी कहते हैं। तो कौन कौन से हमारे प्लैनेट हैं वो आपको आप देख सकते हो। एक मर्क्यूरी है, दूसरा वीनस है, फिर अर्थ है और फिर मार्स है। ये सबके सब इंटीरियर, इनर कह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल कह सकते हैं। ये आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में कहे जाते हैं और इनको स्थलीय ग्रह भी कहते हैं। स्थलीय ग्रह या चट्टानी ग्रह भी कहा जाता है। और आउटर प्लैनेट की अगर बात करते हैं, आउटर का दूसरा नाम क्या है? जोवियन प्लैनेट। सारे लोग याद रखेंगे। इनर का नाम क्या हो गया? टेरेस्ट्रियल, और आउटर का क्या नाम हो गया आपका? जोवियन। जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं। इन अगर जोवियन प्लैनेट की बात करें तो इनको गैसेस प्लैनेट या गैसीय ग्रह की श्रेणी में भी रखा जाता है। और ये हैं आपके सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया। ये तो आपकी एक ग्रहों की आंतरिक और बाह्य ग्रहों की जानकारी हो गई। अब यहां पर जब हमने सोलर सिस्टम स्टार्ट किया तो हमने सीधे सीधे कहा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, ग्रह और इन सारे जो चक्कर लगा रहे हैं, इनका सबका जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? आपका सोलर सिस्टम कहलाता है। तो ये बात समझ में आ गई ना कि जो सोलर सिस्टम अगर एग्जैक्टली पूछा जाए तो आप सीधा सीधा से कहेंगे ग्रुप ऑफ मेट्रॉइड्स, ग्रुप ऑफ एस्ट्रॉइड्स, ग्रुप ऑफ कॉमेट्स, प्लैनेट्स, जो सारे के सारे किसके सराउंड घूम रहे हैं? सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, वो एग्जैक्टली सोलर सिस्टम कहलाए। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। देखिए हमने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। अगर हम बात करें मेट्रॉइड्स की, यानी कि उल्कापिंड, उल्कापिंड बेसिकली होते क्या हैं? जो क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े होते हैं। याद रखिएगा, जो क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े हैं
और जो धूमकेतु द्वारा छोड़े गए धूल के कण हैं, समझ लीजिए फिर से, जो क्षुद्र ग्रह के टुकड़े हैं और जो उल्का पिंड यानी कि धूमकेतु द्वारा छोड़े गए धूल के कण हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? आपके उल्का पिंड कहलाते हैं, यानी कि मेट्रॉयड्स कहलाते हैं। अगर क्षुद्र ग्रह, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अगर क्षुद्र ग्रह पूछा जाए एस्टेरॉयड, तो आपका आंसर क्या होगा? मंगल और बृहस्पति के बीच में, याद रखिए, मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे जो आकाशीय पिंड हैं और वो जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, याद रखिए, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं और जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उनको हम लोग एस्टेरॉयड्स या क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। फिर थर्ड है कॉमेट, यानी कि धूमकेतु। धूमकेतु की अगर हम बात करेंगे तो आप सीधे सीधे कहोगे धूमकेतु सौर मंडल का जो छोर है, मतलब एकदम आखिरी छोर पे समझ लीजिए, उस छोर पर जो छोटे अरबों बहुत सारे पिंड होते हैं, अरबों मतलब बिलियन जो बहुत सारे पिंड हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमेट कहते हैं। ये सारे लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? बेसिकली क्षुद्र ग्रह के बारे में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पूछता ही पूछता है। कई बार ये पूछा कि क्षुद्र ग्रह कहां पर होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो गया? मंगल और बृहस्पति। अगर कॉमेट पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सौरमंडल के छोर पर जो बहुत सारे अरबों पिंड होते हैं, वो आपके कॉमेट कहलाते हैं। अगर मेटर्स की बात करें, उल्का पिंडों की, तो आप कहेंगे क्षुद्र ग्रहों के जो टुकड़े होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? मेटर्स कहलाते हैं। तो ये तो बात हो गई आपके सोलर सिस्टम की एग्जैक्टली कि किसका ग्रुप कहलाता है। अब हम सीधे अपने प्लैनेट्स पर आते हैं। प्लैनेट के बारे में हम पहला प्लैनेट डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ, और पहला प्लैनेट है आपका मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मींस बुध होता है। बुध की अगर बात करें, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, यानी कि ये सूरज का सबसे पास का एक ग्रह है, एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब देखिए यहां पर बात आ गई एक शेप की। शेप के मतलब ये है आकार में। आकार में अगर हम बात करेंगे सबसे छोटा है, क्लियर हो गई बात ये। लेकिन अगर पूछेंगे सूरज के सबसे पास, तो आपका मर्क्यूरी हो गया। अब पास है तो ऑब्वियसली जब पास होगा तो उसका जो दीर्घ वृत्ताकार पथ है वो तो छोटा होगा। जब छोटा होगा तो वो कम समय में चक्कर लगाएगा, और उसका जो चक्कर लगाने का समय है वो केवल और केवल 88 दिन है। याद रखिएगा, केवल और केवल 88 दिन है। और फास्टेस्ट प्लैनेट इन टर्म ऑफ मोशन, इसीलिए कहा जाता है यह गति के परिप्रेक्ष्य में सबसे तेज ग्रह माना जाता है। अब अगर हम इसकी एक और बुध की बात करें कि सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले ही यह बुध ग्रह दिखाई देने लगता है। यह भी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा ग्रह जो है वो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले ही दिखाई देने लगता है। तो आपका आंसर क्या होगा? मर्क्यूरी होगा। और एक ऐसा ग्रह है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र भी पाया जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी मर्क्यूरी में पाई जाती है। तो मर्क्यूरी से आपको ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं। सबसे पास का ग्रह सूर्य का, तो आपका मर्क्यूरी हो गया। सबसे छोटा, तो भी मर्क्यूरी हो गया। सबसे फास्टेस्ट मोशन वाला प्लेनेट कौन सा हो गया? तब भी आपका आंसर क्या हो गया? मर्क्यूरी हो गया। और अगर यह पूछा जाए कि आपको कि ये ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले ही दिखने लगता है, तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? मर्क्यूरी ही होगा। ये तो बात हो गई हमारी मर्क्यूरी की। अब मर्क्यूरी के कुछ और पॉइंट देखते हैं कि एक सबसे महत्वपूर्ण, देखिए हर एक ग्रह हम नहीं कहेंगे, मोस्टली जो प्लैनेट्स हैं उनके सबके अपने सैटेलाइट्स होते हैं, सारे लोग जानते हैं। बट यहां पर अगर मर्क्यूरी की बात करते हैं तो मर्क्यूरी के पास में हैव नो सैटेलाइट, यानी कि इसके पास में अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। यहां पर नेचुरल उपग्रह की बात करें चाहे आर्टिफिशियल की बात करें, कोई भी किसी प्रकार का वहां पर उपग्रह उसका नहीं है। अब यहां पर अगर एक क्वेश्चन अक्सर यह बनता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, ध्यान देंगे, देखिए थोड़ा सा लोग घूम जाते हैं। गर्म ग्रह के बारे में बेसिकली पूछा जाता है, बट जैसे गर्म ग्रह पूछा गया लोग सोचते हैं कि सन के सबसे पास में है, तो भाई सन के सबसे पास में मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी ही आंसर होना चाहिए। लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? होता है इसका आंसर क्या? मर्क्यूरी की जगह है आंसर इसका वीनस। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
अगर हॉटेस्ट प्लेनेट की बात करेंगे तो हॉटेस्ट प्लेनेट इज वीनस, नॉट मर्क्यूरी। वाई? इसका रीजन क्या है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वहां पर वातावरण का अभाव है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, इस पॉइंट को याद रखेंगे। और इसी कारण वहां पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। फ्लक्चुएशन मतलब अप एंड डाउन बहुत है, बहुत ज्यादा भी है, बहुत कम भी है। और इसका कारण क्या है कि बहुत कम समय है, और जो वीनस है वो उससे ज्यादा समय लेता है। जब ज्यादा समय लेगा तो ऑब्वियसली सन के अगर अराउंड घूमेगा तो ये तो मान लेते हैं जैसे वीनस मर्क्यूरी है, सबसे पास में है, सबसे तेज गति कर रहा है, 88 दिन लग रहा है। अब वीनस मान लीजिए या दूर है इससे, तो ऑब्वियसली समय ज्यादा लग रहा है ना। तो समय ज्यादा लग रहा है तो सन के पास रहने का जो अवधि है, वो जो ड्यूरेशन है, वो किसके पास ज्यादा जा रहा है? वीनस के पास। जब वीनस के पास ज्यादा जा रहा है तो इसीलिए हॉटेस्ट प्लेनेट कहा जाता है वीनस को। बल्कि अगर हम देखते हैं प्रथमतया मतलब समझते हैं ना, देखने में हमको ऐसा लगता है कि यार सबसे पास में है तो सबसे पास होना चाहिए मर्क्यूरी। बट आपसे सीधा पूछा जाए तो आप सीधा सीधा कहेंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसीलिए इस पे यहां पर दैनिक तापांतर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा फैल जाता है। तो इसीलिए यहां पर इसको हम लोग हॉटेस्ट प्लेनेट के रूप में नहीं जानते हैं, हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस को हम जानते हैं। तो ये तो बात हमारी हो गई वीनस की। अब हम अपने नेक्स्ट बात हमारी हो गई मर्क्यूरी की। अब हम आएंगे वीनस पर। अभी तक हम मर्क्यूरी की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे वीनस की। वीनस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सारे लोग जानते हैं कि वीनस एक ऐसा जो ग्रह है, सरफेस टेम्परेचर इज 475 डिग्री सेल्सियस। याद रखिए, सेंटीग्रेड ये इसका पूरा टेम्परेचर होता है इसकी सरफेस का। इसी कारण भी ये गर्म होता है। देखिए एक और पॉइंट आपके सामने आ गया। अगर सबसे गर्म ग्रह शुक्र, हमने एक कारण बताया कि एक तो रोटेशन जो हो रहा है सन का, वो रोटेशन की वजह से समय ज्यादा हो रहा है वीनस के मर्क्यूरी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ज्यादा सन के पास रह रहा है। तो दूसरा कारण क्या है, जो सरफेस है उसके सरफेस का जो टेम्परेचर है बहुत हाई है, तो इसीलिए ये बहुत गर्म है। ये देखिए सबसे परफेक्ट कॉज आपका हो गया, क्लियर। बट अदर कॉज भी हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो ये मुख्य कारण हो गया और वो भी आपके सहायक कारण के रूप में हो सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अक्सर पूछा जाता है कि मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार नोन एज विच प्लेनेट, यानी कि भोर का तारा और सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। तो सीधा सा आपका आंसर होगा कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, वीनस इज नोन एज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार ऑल्सो। समझिएगा ये बात। और ये बहुत चमकता भी है, याद रखिएगा। ये कह सकते हैं कि सन के बाद में देयर आफ्टर द सन एंड द मून इट इज ब्राइटेस्ट प्लेनेट, यानी कि सन के बाद में और मून के बाद में सबसे ज्यादा चमकता है। कारण हमने आपको अभी समझ में आ गया, टेम्परेचर बहुत है। जब बहुत टेम्परेचर होगा तो ऑब्वियसली हीट होगी, जब हीट होगी तो चमकना तो स्वाभाविक है। इसीलिए कहा जाता है कि ये सूर्य और चंद्रमा के बाद में सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह है, इसीलिए इसको ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी कहते हैं। और मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी इसकी चमकने के कारण ही कहते हैं। बेसिकली मॉर्निंग स्टार इसलिए कहते हैं शाम को पश्चिम में, सुबह याद रखिए शाम को पश्चिम और सुबह ये पूर्व दिशा में आकाश में दिखता है। और इसकी एक क्वालिटी और भी है, याद रखिएगा। एक क्वालिटी इसकी यह है कि इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है। समझिएगा ये बात, इट हैज नो सैटेलाइट, यानी कि इसका अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। तो वीनस से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। अगर कभी पूछ दिया जाए हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस, अगर पूछा जाए ब्राइटेस्ट प्लेनेट वीनस, अगर पूछा जाए मॉर्निंग स्टार वीनस, अगर पूछा जाए इवनिंग स्टार वीनस, अगर पूछा जाए वीनस के क्या कोई उपग्रह है, सैटेलाइट है, तो आपका आंसर होगा नो। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आपसे वीनस से पूछे जा सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट प्लेनेट की तरफ चलते हैं, लेकिन वीनस के बहुत सारे प्रश्न हैं आपके पास। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये वीनस कैसे घूमता है, हमने जब स्टार्टिंग में आपको बताया फिगर के माध्यम से
याद रखिए, यूवी रेज याद रखते हैं ना, बस यूवी का उल्टा कर दीजिए, अल्ट्रावायलेट का उल्टा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, वीयू। वीयू हो गया ना, तो याद रखिए वीयू यानी कि वीनस एंड यूरेनस, दो ऐसे आपके प्लैनेट्स हैं जो कि आपके क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लॉकवाइज मतलब समझते हैं ना, जैसी घड़ी घूमती है। और इनके अलावा जितने भी आपके प्लैनेट हैं वो आपके कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये बात समझ में आ गई सारे लोगों के। अब हम बात करेंगे अपने ग्रह की। अपना ग्रह के मतलब समझ गया ना, जिसपे हम लोग निवास करते हैं, और वो ग्रह है आपका पृथ्वी। समझिएगा, वो ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। तो अब हम अपने नेक्स्ट प्लेनेट की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट प्लेनेट है पृथ्वी, जहां पर हम सारे लोग, यानी हमारा ग्रह, अपना ग्रह। अपना ग्रह इसलिए कहते हैं, हम सारे लोग इसी पर वास करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये सन का सबसे जो है नियरेस्ट तो नहीं है, नियरेस्ट तो हम बात कर चुके हैं, मर्क्यूरी है, लेकिन थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। इट मींस क्या है, ये सन से अगर दूरी के हिसाब से बात करें तो ये तीसरा ऐसा ग्रह है जो सूर्य के नजदीक स्थित है। अब इसके अगर रेवोल्यूशन पीरियड की बात करें, यानी कि ये जो सूर्य का चक्कर है वो कितने दिन में लगाता है, तो देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 365 दिन और 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे को अगर हम बात करें तो समझ लीजिए 365 दिन हो गया, 5 घंटे हो गया। याद रखिए 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट हो गया। कितना हो गया, 48 मिनट हो गया और 46 सेकेंड हो गया। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जैक्ट फिगर आप लोगों को दिख रहा है। अगर कभी भी अप्रॉक्स आपसे पूछ दिया जाए तब तो आप लगा सकते हैं लगभग, जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो लगभग आपके सामने है 365 दिन 6 घंटे। बट अगर कभी एग्जैक्टली पूछा जाए तो एग्जैक्टली इज 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स। तो ये फिगर कभी भी आपको नहीं भूलना। ये पूरा उसका जो चक्कर लगाने का या कह सकते हैं परिक्रमण जो समय है वो माना जाता है। इतना लगभग आप 365 दिन 6 घंटे लगा सकते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि क्या पृथ्वी पर जल जितना है क्या उतना रहने योग्य है, तो बिल्कुल याद रखिए, जब जल में कौन रहेगा, कोई नहीं रहेगा। तो जल की प्रतिशतता ज्यादा है, 71%, 71%, यानी कि इट्स सरफेस कंटेन्स 71% वाटर। याद रखिए 71% जब जल है तो ये कैसा दिखता है, तो आपका इट इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। क्या हो जाएगा, ये आपका नीला ग्रह भी माना जाता है। अब अगर हम इसके सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट की बात करेंगे तो इसका एक ही सैटेलाइट है मून। याद रखिएगा, इसका सैटेलाइट कौन सा हो जाता है, मून। यानी कि ये कह सकते हैं एकमात्र अभी तक ऐसा ग्रह हुआ है जिस पर लाइफ है, जिस पर जीवन संभव है। इसके अलावा किसी पर भी जीवन संभव नहीं है। और एक हम लिख रहे हैं आपको, एक डिग्री 23.5 डिग्री। ये बेसिकली क्या होता है, आप कभी ग्लोब खरीदने जाते हैं मार्केट में तो देखते हैं इस तरीके से ये ग्लोब रहता है ना, कभी भी ऐसा नहीं रहता है, ऐसा तो रहता नहीं है, समझ रहे हैं ना। हमेशा याद रखिए जो 23.5 डिग्री झुका हुआ है ये कारण है, याद रखिए अगर झुका नहीं होगा तो ऋतु परिवर्तन भी नहीं होंगे। ये बात समझ लीजिए, एकदम ऋतु परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो एक पूरा चक्कर काटता है सूरज का, यानी कि ये इसका जो पूरा परिक्रमण काल है उसको हम लोग सोलर ईयर कहते हैं। याद रखिए सोलर ईयर, सोलर ईयर को हिंदी में हम लोग बोलेंगे सौर वर्ष। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पृथ्वी जो सूर्य का पूरा एक चक्कर काटती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा सोलर ईयर या सौर वर्ष के नाम से जानते हैं। इसका एकमात्र उपग्रह है, वो उपग्रह कौन सा हो जाएगा, चंद्रमा। अब एक और क्वेश्चन, कितने अपने एक्सिस पर, एक्सिस मतलब ये अक्ष होता है, अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो आपका आंसर सीधा सा हो जाएगा 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये तो हमारे ग्रह यानी कि अर्थ की बात हो गई। अब हम बात करेंगे मार्स। अब ऐसा माना जाता है, बहुत सारे यान भी गए हैं, चाहे रोवर की बात करें, क्यूरोसिटी की बात करें, ये सारे जो अंतरिक्ष यान गए हैं
इन सारे लोगों ने मंगल के बारे में स्टडीज किया है और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के बाद में अगर कहीं पर जीवन संभव है तो वो आपका मार्स है। समझ रहे हैं ना ये बात? अब पृथ्वी के बाद में जहां पर जीवन संभव होगा वो आपका मार्स होगा। अब मार्स को हम लोग रेड प्लेनेट कहते हैं। वाई मार्स इज नोन एज रेड प्लेनेट? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। सीधा सा आंसर है, अगर आयरन ऑक्साइड होगा तो आयरन ऑक्साइड कहां पर है, उसी के कारण उसका जो मिट्टी है, जो उसका सरफेस है, इट इज शोइंग रेड। ये कैसा दिख रहा है? लाल दिख रहा है। तो याद रखिएगा, जब लाल दिख रहा है तो इसी के कारण इसको हम लोग रेड प्लेनेट या लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आप लोगों से कि एक ऐसा ग्रह है जो कि लाल ग्रह जाना जाता है। एक और इसकी खासियत है कि पृथ्वी के समान इस पर दो पोल हैं। जैसे पृथ्वी में नॉर्थ एंड साउथ, ठीक ऐसे ही यहां पर भी दो ध्रुव हैं, दो पोल हैं, ऐसा माना जाता है। और ये अपने कक्षा तल पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, इसलिए यहां पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। तो दो चीजें मिल गई आपको, यहां पर भी दो पोल हैं और ये अपने अक्ष पर पृथ्वी के समान कैसे 25 डिग्री के कोण पर पृथ्वी के समान झुका हुआ है, इसीलिए यहां पर ऋतु परिवर्तन भी होता है। और ये अपनी धुरी पर आप लोग जानते हैं 24 घंटे में, ये भी अपने एक्सेस पर जो चक्कर लगा रहा है वो 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। ये आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट मार्स से बन सकता है। अब नेक्स्ट अगर पूछा जाए मार्स के सैटेलाइट्स हैं क्या, तो बिल्कुल दो बहुत महत्वपूर्ण सैटेलाइट हैं। द फर्स्ट इज फोबोस एंड सेकेंड इज डीमोस। दो सैटेलाइट्स हैं इसके, बहुत प्रसिद्ध हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। फोबोस और डीमोस इसके दो उपग्रह हैं। अब यहां पर अगर पूछा जाए कि हम कह सकते हैं कि विच इज लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम, एक क्वेश्चन आया, विच इज लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम। सैटेलाइट की बात मैंने की, प्लेनेट की बात नहीं की है, तो वहां पर आंसर क्या आ जाएगा? जुपिटर का है, और जुपिटर का सैटेलाइट है गैनीमेडे। याद रखिए, गैनीमेडे बोलते हैं या गैनीमेड भी बोलते हैं। अगर सबसे छोटा सैटेलाइट पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा? डेमेज। क्या हो जाएगा? डिमोस, या डेमेज भी बोलते हैं उसको। डेमोस या डेमोस जो है वो आपका सबसे छोटा सैटेलाइट माना जाता है, जो कि मार्स का है। ये तो बात आपकी मार्स के कुछ पॉइंट्स की बात हमने आपके सामने रखी है। अब मार्स के बारे में एक और पॉइंट हम देखते हैं कि मार्स पर बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारे ज्वालामुखी भी हैं। हम पहले ही बता चुके कि पृथ्वी के बाद में अगर कहीं पर भी जीवन अब नेक्स्ट संभव होगा तो वो आपका मार्स ही होगा। तो वहां पर कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज हैं। सिमिलरिटीज अभी आपने देखा, अपने एक्सेस पर देखा घूम रहा है, क्लियर है ना? ऋतु परिवर्तन का भी कॉन्सेप्ट सेम है, तो इसीलिए ऐसा माना जाता है, संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो यहां पर हम देखते हैं जो ओलिपस मेसी, याद रखिएगा, द ओलिपस मेसी द लार्जेस्ट वॉल्केनो ऑफ द सोलर सिस्टम। कहां पर है? ओलिपस मेसी लार्जेस्ट वॉल्केनो है पूरे सोलर सिस्टम का, सिचुएटेड ऑन मार्स प्लेनेट। याद रखिएगा ये कहां पर स्थित है? ये मार्स पर स्थित है। और नेक्स्ट एक माउंटेन है, ऐसा माना जाता है वो माउंटेन जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, जो सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत माना जाता है, उसका 3 गुना ऊंचा है। यानी कि खुद आप सोच सकते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी है 8,848। इसका अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं, इसका 3 गुना, तो ऐसा पर्वत निक्स ओलंपिया, समझ लीजिए नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है। निक्स ओलंपिया इज द हाईएस्ट माउंटेन विच इज 3 times हायर देन द माउंट एवरेस्ट विच इज सिचुएटेड ऑन मार्स। बिल्कुल याद रखिए बात, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दो चीजें आ गई, एक वॉल्केनो आ गया, तो वॉल्केनो इज ओलिपस मेसी एंड द माउंटेन इज निक्स ओलंपिया, जो कि आपका एवरेस्ट से कितना गुना है? ऊंचा है, 3 times आपका ऊंचा है। अब हम अपने नेक्स्ट प्लेनेट की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट प्लेनेट है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में ऐसा माना जाता है, बिल्कुल फैक्ट है, ये बात सत्य है पूर्ण तरीके से। इट इज लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम।
ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अब देखिए दो चीजें आ गई, हमने अभी एक इसके सैटेलाइट की बात की, तो आप सीधा सा याद रखोगे PS दोनों कहां पर जाते हैं? जुपिटर में। जो लार्जेस्ट प्लेनेट एंड लार्जेस्ट सैटेलाइट हैं वो दोनों कौन से हैं? जुपिटर है। देखिए यूवी वाला कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, वीनस और यूरेनस, समझ रहे हैं ना, उनके कोई भी अपने सैटेलाइट नहीं है, क्लियर। और यूरेनस में तो ऐसा माना जाता है कि जो सन है वो राइजिंग वहां पर वेस्ट में होता है, समझ रहे हैं ना, जब उल्टा है ना सिस्टम, जब कैसे घूम रहे हैं दोनों वीनस यूरेनस, कैसे घूम रहे हैं? वो घूम रहे हैं आपके क्लॉकवाइज, समझ रहे हैं ना ये बात मेरी। तो यहां पर देखिए आप लोग लार्जेस्ट प्लेनेट है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जुपिटर इज ऑल्सो नोन एज विंटर प्लेनेट। विंटर मतलब ठंडा ग्रह भी माना जाता है, बिकॉज द एवरेज टेम्परेचर इज वेरी लो। वेरी लो मीन्स -184, यानी कि हम कह सकते हैं कि इतना ज्यादा ठंडा माना जाता है, इतनी डिग्री सेंटीग्रेड ये माना जाता है, -148, ठीक है ना। अब लेकिन अगर कभी भी आपसे यह पूछ दिया जाए कि बेसिकली यहां पर एग्जैक्टली आप लोग करेंगे ये डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है ना, ये करेक्ट है, ये -148 माना जाता है ऐसा। अब अगर कभी भी आपसे यह पूछा जाए कि कोल्डेस्ट प्लेनेट, हॉटेस्ट की तो बात हो गई वीनस, लेकिन अगर कोल्डेस्ट पूछा जाए तब क्या होगा आंसर? क्या ये होगा? नहीं, याद रखिएगा कोल्डेस्ट में यूरेनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोल्डेस्ट में यूरेनस हो जाएगा। तो दो चीजें मिल गई, हॉटेस्ट हो गया आपका कौन सा? वीनस। कोल्डेस्ट कौन सा हो गया आपका? यूरेनस हो गया। लेकिन यह भी एक ठंडे ग्रह के रूप में जुपिटर को माना जाता है। अब इसका एक और नेक्स्ट पॉइंट हम बताएंगे इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए येलो प्लेनेट, पीला ग्रह कौन सा है, तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? जुपिटर, नोन एज येलो प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। अब इसके सैटेलाइट की बात करते हैं। गैनीमेडे इट्स लार्जेस्ट सैटेलाइट, इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम। यानी कि हम कह सकते हैं कि जुपिटर हैव मैक्सिमम सैटेलाइट। मैक्सिमम सैटेलाइट का मतलब समझ रहे हैं? अगर कभी पूछा जाए आपसे कि सबसे ज्यादा उपग्रह यानी कि सबसे ज्यादा सैटेलाइट किस प्लेनेट के हैं, तब भी आपका आंसर कितना होगा? लगभग 63 खोजे जा चुके हैं, ये आंकड़ा बढ़ चुका होगा बिल्कुल। ये जो खगोल विज्ञानी जो हैं ये अपना अनुसंधान करते रहते हैं, तो इसके हिसाब से इनकी संख्या बढ़ चुकी है। बट ये थोड़ा सा एकदम कह सकते हैं रिसेंटली जो आपके सामने डेटा है वो 63 का है। तो अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? जुपिटर के सबसे ज्यादा आपके उपग्रह माने जाते हैं। और जुपिटर पृथ्वी की तुलना में कितना बड़ा है? 11 टाइम्स। समझ लीजिए क्यों आकार जो है वो बड़ा होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, अभी हमने पढ़ाया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा जो ग्रह है वो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? देखिए सिमिलरिटी है। क्यों सिमिलरिटी है? घनत्व में डेंसिटी वाइज बड़ा है, आकार की अगर बात करेंगे तो आकार वाइज भी लगभग थोड़ा सा सेम है। तो अगर कभी पूछा जाए पृथ्वी की जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर, तो आंसर क्या होना चाहिए? वीनस। याद रखिए वीनस की एक और क्वालिटी हो गई, अभी हम वीनस पढ़ा चुके हैं आपको। यहां पर जुपिटर के बारे में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सबसे बड़ा ग्रह भी है और इसका पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा उपग्रह है। उस उपग्रह का नाम है गैनीमेडे, और ये गैनीमेडे पूरे सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये ग्रह पृथ्वी से कौन सा ग्रह 11 गुना बड़ा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जुपिटर। इसके कितने सैटेलाइट हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 63। तो ये तो बात हो गई आपकी जुपिटर की। अब हम बात करेंगे सैटर्न की। सैटर्न मींस सनी। सनी के बारे में कहा जाता है सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी कि आकार के अनुसार ये जो ग्रह है वो आपका दूसरे नंबर का ग्रह है आकार के अनुसार। सबसे बड़ा तो आपका हो गया कैसा? जुपिटर हो गया। उसके बाद में आपका क्या हो गया? यह आएगा कौन सा? सनी हो गया। अब यहां पर आप देख सकते हो बेसिकली जो सनी प्लेनेट है इसके सराउंड्स में रिंग्स पाए जाते हैं।
रिंग्स के मतलब समझते हैं ना, वलय। 7 वलय पाए जाते हैं, 7 रिंग्स। कितने वलय पाए जाते हैं? 7 रिंग्स पाए जाते हैं, यानी कि इट कंटेन्स 7 रिंग्स दैट सराउंड्स इट, हेंस इट्स नोन एज द रिंग्ड प्लैनेट। याद रखिएगा इसको, इसीलिए हम लोग रिंग्ड प्लैनेट या वलयाकार ग्रह के रूप में भी जानते हैं। इसका अगर हम एक सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह की बात करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह या मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करें इसके सैटेलाइट की, तो टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट, लार्जेस्ट एंड इंपॉर्टेंट बोथ। देखिए समझिएगा, लार्जेस्ट एंड इंपॉर्टेंट बोथ सैटेलाइट ऑफ द सैटर्न इज टाइटन। याद रखिएगा, टाइटन इसका सबसे ही बड़ा सैटेलाइट माना जाता है। अब अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि आकाश में पीले तारे के समान दिखने वाला ग्रह कौन सा है, तब आपका आंसर शनि हो जाएगा। देखिए अभी हमने पीला ग्रह बताया था, वो दूसरा था, लेकिन अगर पूछा जाए आकाश से पीले तारे के समान दिखता है तो आपका आंसर हो जाएगा सैटर्न। टाइटन की अगर खोज पूछी जाए किसने की, तो आपका आंसर क्या होगा? क्रिश्चियन हाइजोन ने। याद रखिएगा, अगर टाइटन की खोज पूछी जाए तो याद रखिएगा क्रिश्चियन हाइजोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन है? क्रिश्चियन हाइजोन वाज द इन्वेंटर ऑफ टाइटन सैटेलाइट। क्लियर हो गई ये बात सारे लोगों को? अब हमने अभी बताया आपको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि सन के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में जितने भी चक्कर लगा रहे हैं, मान लीजिए सपोज डैट ये सारे प्लेनेट हैं, ठीक है। अब इनके सैटेलाइट भी हैं, तो इनका क्या है कि जिस दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो इनके सैटेलाइट भी इन्हीं की दिशा में चक्कर लगाएंगे। लेकिन शनि का एकमात्र सैटेलाइट है, इट इज फोबे। कौन सा है? इट इज फोबे। ये फोबे एक ऐसा सैटेलाइट है जो कि अपने ग्रह की विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। समझ रहे हैं ना? यानी कि ये तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये क्या करता है? ये क्लॉकवाइज यानी कि फोबे ग्रह अपने ग्रह के विपरीत घूमता है। ये बात समझ गए ना? ये क्वेश्चन यूपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है कि शनि का कौन सा ग्रह जो है वो अपने ग्रह के विपरीत दिशा में घूमता है, तो आपका आंसर क्या होगा? सैटर्न। ठीक है ना? आपका आंसर क्या होगा? सैटर्न प्लेनेट का है, बट सैटेलाइट का नाम पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा? फोबे। ये आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है। अब हम यूरेनस की बात करते हैं, फट से यूरेनस को देख लेते हैं। अब यूरेनस भी एक ऐसा ग्रह है, ऐसा माना जाता है, अभी हमने पढ़ा है आपको कि 7 रिंग्स किसके सराउंड में पाए गए? सैटर्न। लेकिन अगर पूछा जाए 9 वलय किसके चारों ओर? 9 रिंग्स। याद रखिए 9 रिंग्स किसके चारों ओर हैं? द आंसर इज यूरेनस। यानी कि अरुण के चारों ओर 9 वलय पाए जाते हैं। और हमने एक अभी बात बताई थी, सनराइजिंग कहां पर होगी? याद रखिए सनराइजिंग वेस्ट, सनसेट, सनसेट की बात करेंगे ईस्ट। क्यों ऐसा है? अभी बात हुई थी वीनस, यूवी। याद रखिए यूवी, ये दोनों क्या हैं? क्लॉकवाइज। बाकी सब कैसे हैं? एंटी क्लॉकवाइज हैं। याद रखिएगा सभी जो उपग्रह हैं, याद रखिएगा इसके सारे उपग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। समझ रहे ना ये बात? तो ये सबके सब क्या हैं? पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। अगर हम इसके एक सैटेलाइट की बात करते हैं तो टाइटेनिया, याद रखिएगा इसका एक सैटेलाइट है टाइटेनिया। यूरेनस का कौन सा सैटेलाइट है? टाइटेनिया। यह कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई यूरेनस की। अब हम देख लेते हैं यूरेनस को खोजा किसने। कुछ हम एक्स्ट्रा जरूर बताएंगे आपको जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगा। जो हमने बताया उसको जरूर नोट डाउन कर लेंगे। अब यहां पर देखते हैं डिस्कवर्ड बाय 1781 बाय विलियम हर्सेल। किसने खोजा? विलियम हर्सेल ने। कब? इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर आपको नाम याद रहे या ईयर याद रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नाम याद होना चाहिए किसने खोजा है। तो आपका आंसर क्या होगा? विलियम हर्सेल। आकार में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 3rd है। फिर अगर हम आपसे बात करें कि इट हैज ट्रेमेंडस टिल्ट, टिल्ट का मतलब हो गया इसका झुकाव है,
कहां पर झुका हुआ है? अपने अक्ष पर बहुत ज्यादा झुका हुआ है। जैसे अर्थ की बात की है ना, तो ऐसे ही ये इस आकार में झुका हुआ है, इसीलिए इसको लेइंग प्लेनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे कभी पूछा जाएगा विच प्लेनेट इज नोन एज लेइंग प्लेनेट, द आंसर इज यूरेनस। इसीलिए इसको एक लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं। यह बात हो गई हमारी यूरेनस की। अब यूरेनस के कुछ और पॉइंट्स देख सकते हैं आप लोग। यूरेनस की डिस्कवरी हो गई, हमने आपको बता दिया, लेइंग प्लेनेट हो गया। अब यहां पर अगर पूछा जाए ग्रीन प्लेनेट, दिस प्लेनेट अपीयर्स ग्रीनिश। ग्रीनिश की मतलब क्या हो गया? कलर में, ग्रीनिश इन कलर बिकॉज ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम एंड अमोनिया गैसेस प्रेजेंट इन इट्स एटमॉस्फेयर। यानी कि ये सारी गैसेस हैं, इन गैसेस के कारण ही इसका रंग कैसा हो गया? हरा। और इसके वायुमंडल में भी मीथेन है। तो याद रखिएगा, ये सारी गैसेस के नाम आप लोग याद रखेंगे। हाइड्रोजन की बात याद रखेंगे, हीलियम की याद रखेंगे, अमोनिया की याद रखेंगे, और मेन क्या हो गया? मीथेन। अगर कभी आपसे एग्जैक्टली पूछा जाए इसके हरे होने का कारण क्या है, तो आप सीधा सीधा कहेंगे ये सारी गैसेस हैं, लेकिन मुख्यतः गैस अगर पूछी जाए तो आपका आंसर क्या होगा? मीथेन होगा। अब हम बात करते हैं यूरेनस के कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। यूरेनस में जस्ट लाइक वीनस, अभी बात हुई जस्ट लाइक भी वीनस, बिकॉज इट ऑल्सो मेक्स अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट, बाकी सब कैसे हैं? वेस्ट टू ईस्ट हैं। इसीलिए यहां पर क्या हो सकता है, क्या होता है, अभी हमने बताया, सन राइजिंग एंड सनसेट का कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है। अब हम देखते हैं नेपच्यून यानी कि वरुण। वरुण की अगर बात करें, इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1846 बाय जोहान गाले, या जोहान गल्ले भी लिखा जाता है, गैले भी लिखा जाता है। तो इन्होंने इसको खोजा था, और ये आपका 8वां सोलर सिस्टम का ग्रह है। और इसका अगर रेवोल्यूशन पीरियड की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 165 ईयर्स, एक लंबा समय है इसका। नेपच्यून का एक बहुत लंबा समय है। अब अगर नेपच्यून की एक और हम बात देखते हैं कि जुड़वा अगर ग्रह पूछ दिया जाए कि कौन से ट्विंस प्लेनेट हैं, तो ऐसा माना जाता है कि नेपच्यून और यूरेनस, ये दोनों को हम लोग जुड़वा मान सकते हैं, बिकॉज नेपच्यून इज वेरी सिमिलर टू यूरेनस। यानी कि जो नेपच्यून है अरुण है, और जो आपका यूरेनस है, यानी कि यूरेनस अरुण और नेपच्यून वरुण, ये दोनों आपके लगभग बराबर हैं। तो बराबर के मतलब सिमिलर दिखते हैं, तो इसीलिए ऐसा माना जाता है इनको जुड़वा ग्रह भी कहा जा सकता है। कहा जा सकता है, बहुत सारे लोगों ने कहा भी है। इसके 13 सैटेलाइट्स हैं। अगर इसके हम एक बहुत महत्वपूर्ण सैटेलाइट की बात करेंगे तो ट्रिटॉन, याद रखिएगा, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण सैटेलाइट है ट्रिटॉन। ये तो बात हो गई हमारी वरुण की, यानी कि नेपच्यून की बात हो गई। अब हम एक ऐसे ग्रह की बात करते हैं जिसको कि अब डॉर्फ प्लेनेट डिक्लेयर किया जा चुका है। अब डॉर्फ प्लेनेट इसको 2006 में, यह पॉइंट आपका बन सकता है, कौन सा प्लेनेट जो है वो 2006 में डॉर्फ प्लेनेट डिक्लेयर किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा? प्लूटो। क्लियर? इसको भी खोजने वाले थे, डिस्कवर जो किया था उन्होंने, उनका नाम था क्लाइड टॉम्बेग। व्हेन? इन 1930। इट वाज कंसीडर्ड द 9th प्लेनेट एंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसको नमा ग्रह माना जाता था। अब वर्डिंग पर ध्यान देंगे। बट 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको प्लेनेट की सीरीज से बाहर कर दिया और इसको अब एक डॉर्फ प्लेनेट से डिक्लेयर कर दिया है। अब यहां पर एक हम ट्रिक बताएंगे आप लोगों को। अक्सर एग्जाम में यह पूछा जाता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है वो क्या होना चाहिए। तो यहां पर हम कोड लिख रहे हैं, ध्यान देंगे। माई वेरी एजुकेटेड ध्यान देंगे, माई वेरी एजुकेटेड मदर just sowed us 9 planet। यहां पर ध्यान देंगे। देखिए, अब एक ट्रिक कहें याद करने का तरीका है, ट्रिक क्या कहेंगे याद करने का तरीका है इसका।
माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लेनेट। अब यहां पर जिस जिस लेटर से स्टार्ट हो रहा है उसका नाम रखेंगे। ये मर्क्यूरी हो गया, एम फॉर, क्लियर। ये वी फॉर वीनस हो गया, क्लियर। ई फॉर अर्थ हो गया, क्लियर। एम फॉर मार्स हो गया, क्लियर। जे फॉर जुपिटर हो गया, याद रहना चाहिए। एस फॉर सैटर्न हो गया, क्लियर। एन फॉर नेपच्यून हो गया, क्लियर हो गया ना, एन फॉर नेपच्यून हो गया। और आपके इतने, और पी फॉर क्या हो गया, प्लूटो, जो कि बाहर हो चुका है। तो ये आपको कोड याद रखना है। कोड है माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लेनेट, यानी कि ये आपका सूर्य से दूरी के अनुसार आपका एक ग्रहों का क्रम हो गया। यहां तक बात क्लियर है सारे लोगों को। अब याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कोड आपके साथ में है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लेनेट। अब एक और, कभी भी एक और दिक्कत आती है, अक्सर विद्यार्थी ये गड़बड़ कर देते हैं कि आकार के अनुसार, अगर आकार के अनुसार भी हम एक और यहां पे बताएंगे, उसका जो है वो आपको ट्रिक जरूर याद होना चाहिए। उसका ट्रिक है जेसन, जेसन, जेसन याद रखेंगे, जेसन ईवीएम स्क्वायर, जेसन ईवीएम स्क्वायर। अब जेसन ईवीएम स्क्वायर में आप देख सकते हैं, जे फॉर जुपिटर हो गया, एस फॉर सैटर्न हो गया, यू फॉर यूरेनस हो गया, एन फॉर नेपच्यून हो गया, ई फॉर अर्थ हो गया, वी फॉर वीनस हो गया, और एम फॉर एम स्क्वायर मीन्स मर्क्यूरी एंड मार्स। तो ये अगर ट्रिक आपको याद रहेगा तो आप इजिली आकार में, यानी कि आकार के अनुसार, और आपको हमने सन के अकॉर्डिंग बताया है मदर वाला ट्रिक। तो ये आज का हमारा सेशन यहां पर कंप्लीट होता है। जियोग्राफी की जो हमने आप लोगों के साथ क्लास शेयर की, वो क्लास थी आपकी सोलर सिस्टम की। हमने उसको कनेक्ट किया आप लोगों के सामने, किससे, एक यूनिवर्स से कनेक्ट करके उस सारे प्लेनेट को हमने डिटेल में देखा। कॉमेट्स के बारे में भी समझा, एस्टेरॉइड्स के बारे में भी समझा, यानी कि धूमकेतु, उल्कापिंड, इन सारी चीजों के बारे में समझा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट जियोग्राफी की क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।